हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। और देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का पेपर आप देने जा रहे हो परसों, तो आपको वन नाइट बिफोर कौन कौन से टॉपिक है जो प्रिपेयर कर लेने चाहिए और कौन कौन से जो किस किस टाइप की स्ट्रेटजी है जो आपकी होनी चाहिए। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को लास्ट डेज के अंदर कैसे कवर करना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ठू वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है। और मैंने देखा है कि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि इसके अंदर डिजीज़ को पढ़ते रहते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट वगैरह पे ध्यान नहीं देते हैं, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भाई आप नर्सिंग वाले हो, आपका डिजीज से इतना कोई लेना देना नहीं होता है। आपको मेनली जो मैनेजमेंट है, केयर है, उन पे फोकस करना होता है। और मैं आपको एक चीज़ शर्त लगा के बोल दूं कि अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा होता है ना, नर्सिंग मैनेजमेंट, तो परफेक्टली आपके मार्क्स मेडिकल सर्जिकल में बहुत अच्छे जाते हैं। ठीक है, बाकी मैंने देखा है कि कई लोग डिजीज रटते रहते हैं बट फिर भी उनके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो मैं अब देखिए आपको इस वीडियो में सबसे पहले तो जो भी सारे टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट्स कल के लिए, मतलब कि आपको इन चीज़ों को एक दिन में रिवीजन कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं बता दूं आपको। तो देखिए अपने यहाँ पे फिर मैं आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज बता देने वाला हूँ, जैसे नर्सिंग मैनेजमेंट, एनसीपी को लेकर के, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के, और जो केयर होती है वो सब, और इसके अलावा आपको किस टाइप से किसी डिजीज़ को हैंडल करना है, पढ़ना है, क्योंकि खिचड़ी तो अब तक आपके दिमाग में बनी ही चुकी है। तो मैं आपको अब सब बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो देखिए दोस्तों, इस साल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देखिए मैं सब आपको सिस्टम वाइज बता रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम वाइज आपको हेल्प मिलेगी। सिस्टम वाइज ये हेल्प मिलती है कि मान लीजिए कि कोई टॉपिक बाहर से भी आ जाता है ना, तो फिर आप उससे रिलेट करके लिख सकते हो। तो देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर ये उसके अंदर ये जो 3 डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों डिजीज़ का नाम है, एक तो आपके लंग एब्सिस, टीबी और सीओपीडी। इसमें मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि ये जो लंग एब्सिस है, सीओपीडी है, दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टीबी हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए तो आपको इसको पूरा कवर करना ही करना है। बाकी देखिए मैनेजमेंट की बात करें तो लंग एब्सिस और सीओपीडी का क्वेश्चन आया तो इसमें पूरी एनसीपी आने के पूरे चांस है। बाकी अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की ही बात करें ना, तो 3 क्वेश्चन और हैं। ये 3 क्वेश्चन और ऐसे हैं जिनके अंदर से शॉर्ट नोट्स बनने का चांस है, जैसे प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है, न्यूमोनिया, एम्फाइसीमा और एम्फाइमा। इसमें से आप दोस्तों ये जो पहला वाला है इसको ज़्यादा प्रिपेयर करिएगा। न्यूमोनिया के चांस बहुत ज़्यादा है, इस बार 4 नंबर का क्वेश्चन आने के, मे भी हो सकता है 16 नंबर का भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए कई साल हो गए न्यूमोनिया बहुत ही कम पूछा जा रहा है। और न्यूमोनिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, तो मेरे हिसाब से ये जो न्यूमोनिया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरी करता है। बाकी जो 3 डिजीज़ है रेगुलर बेसिस पर आती है, इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई है और ये आपको करनी है। तो अपना ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात करते हैं अपन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सीवीएस की बात करें तो एमआई वाली जो डिजीज़ है, एमआई वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एमआई। और बाद में देखो तो सीपीआर के आने के चांस और एंजाइना पेक्टोरिस के चांस बहुत ज़्यादा है इस बार भाई, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से ढंग से करिएगा, सीपीआर और एंजाइना पेक्टोरिस। और सीपीआर तो में भी आपके देख लीजिए 100% चांस है कि मिल जाएगा 4 नंबर के क्वेश्चन में। एंजाइना पेक्टोरिस भी 4 नंबर में मिल जाएगा। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एडिशनल डिजीज़ मैंने लिखी है जो कहीं ना कहीं जैसे कार्डियोजेनिक शॉक वगैरह से रिलेटेड है, तो शॉक पे भी बड़ा क्वेश्चन आ सकता है 16 मार्क्स का, इसलिए शॉक तो हमेशा इंपॉर्टेंट है अपने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। वैसे 3rd ईयर के अंदर भी शॉक आता है, 2nd ईयर में भी आता है, बट कई बार होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो 2nd ईयर में ही पूछ लेता है शॉक, इसलिए आपके लिए शॉक इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइएगा। अभी देखिए दोस्तों, वैसे मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद आपको ये चीज़ भी डिस्कस करूंगा कि भाई आपको इन चीज़ों को पढ़ना कैसे, क्योंकि मे भी ये बहुत लेंथी कंटेंट हो जाए, तो आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊँगा। आगे अपन चलते हैं। रीनल सिस्टम की बात करें तो एक्यूट रीनल फेलियर, इस पे बड़ा क्वेश्चन बनने का चांस है। क्रॉनिक रीनल फेलियर के नाम से भी आ सकता है, क्योंकि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ ही कॉमन चीज़ें हैं जो भाई एक्यूट ही कन्वर्ट होता है क्रॉनिक में, तो वो है। तो एक्यूट रीनल फेलियर के बहुत ज़्यादा चांस है। रीनल कैलकुलाई, वैसे रीनल कैलकुलाई से ज़्यादा मुझे लगता है कि इस बार बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी आने के चांसेस हैं, इसलिए आप रीनल कैलकुलाई को बस थोड़ा टाइम देकर के पढ़ लेना, क्योंकि कई बार होता है कि एग्जामिनर रिपीटेड क्वेश्चंस पूछने के चक्कर में रीनल कैलकुलाई पूछ लेता है। और देखिए दोस्तों, ये ज़्यादातर क्वेश्चन वो आते हैं जो कॉमनली देखने को मिलते हैं डिजीज़ में,
ठीक है। सर्जरी में आप जाओगे तो देखोगे तो ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए आप रीनल कैलकुलाई को हल्का सा पढ़िए। बट बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी ये ऐसा क्वेश्चन है जो 4 नंबर में आने के बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इस पर बहुत ज़्यादा स्टार लगाए हुए हैं। अब देखिए डायबिटीज़ पिछले साल बड़ा क्वेश्चन आ गया, वरना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए इस साल डायबिटीज़ इंसिपिडस को मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा। और थायरॉयडिज्म वाली जो डिजीज़ है, थायराइड से रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको हाइपरथायरॉयडिज्म को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है आने के। और ये क्वेश्चन देख लीजिए, लगभग आप मार्क्स कर लीजिए कि ये फिक्स ही आने वाला है। ओटी बड़ा क्वेश्चन आएगा और फिक्स है, 12 से 16 नंबर का आएगा। तो ओटी का क्वेश्चन जिसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन पूछ सकता है, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो नर्स होती है ओटी की उसके बारे में पूछ सकता है, जो सर्कुलेटरी नर्स होती है उन सब के बारे में, ठीक है। तो ये ओटी पूरा ही इंपॉर्टेंट है, पूरा बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो प्लीज़ ओटी ज़रूर कर लें अच्छे से। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ ओटी ज़रूर कर लें, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं अपने जीआई के डिसऑर्डर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में। पेप्टिक अल्सर वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार 16 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। हर्निया और कोलिलिथिसिस, दीज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो इनको भी आप 4 नंबर के हिसाब से ज़रूर पढ़ लेना। अब मैं आपको अभी 16 नंबर और 4 नंबर में डिफरेंस भी बता दूंगा कि भाई क्या क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं अपने मस्कुलोस्केलेटन में, तो फ्रैक्चर और आर्थराइटिस में से कॉमनली क्वेश्चन आ सकता है। और स्किन की बात करें तो सोरियासिस और फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में आपको हर क्वेश्चन में रिकमेंडेड करता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो कहीं पे भी कभी भी टपक सकता है और ये आपके नर्सिंग मैनेजमेंट में भी लिखने में बहुत ज़्यादा काम आता है। अब देखिए एक इम्यूनिटी का क्वेश्चन ज़रूर आपने कभी ना कभी पढ़ाई होगा, जैसे नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ा होगा या फिर फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में भी किसी न किसी पार्ट में पढ़ाई है, इसलिए इम्यूनिटी को भी कर लेना, क्योंकि कई बार एग्जामिनर की खिसक जाती है और वो इम्यूनिटी ही पूछ लेता है। अब देखिए अदर कुछ डिजीज है, 4-5 डिजीज के नाम और बता रहा हूँ मैं, जैसे हेपेटाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस, सीसीएफ और एड्स की पैथोफिजियोलॉजी और कम्युनिकेशन डिजीज का कंट्रोल करने में नर्सिंग के क्या रोल होते हैं वो भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनसे भी थ्रू आउट करना है। तो देखिए ये तो है जो मैंने आपको एक दिन में पढ़ने के हिसाब से बताए हैं। अब मैं आपको इनको बताता हूँ कि दोस्तों पढ़ना कैसे है, पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मेरी बात सुनिए, आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले पढ़नी है कोई भी चीज़ हो उसकी डेफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अगर आपने किसी भी डिजीज़ की ये 3 चीज़ें पढ़ ली है तो आप ज़रूर उस डिजीज़ के अंदर 100% हो गए हो। क्योंकि आपको होता क्या है कि जो ओवरऑल किसी भी सिस्टम का देख के चलते हैं तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लगभग सेम देखने को मिलेंगे आपको, और जो इटियोलॉजी होती है वो भी लगभग सेम देखने को मिलती है, रिस्क फैक्टर भी सेम देखने को मिलते हैं। तो आप क्या है कि इन चीज़ों को बना सकते हो। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है कोई चीज़ तो एक सिस्टम की किसी भी डिजीज़ की पढ़ लोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप उसको लिख के आ जाओगे तो आपका काम बन जाएगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं चीज़ अभी बोल रहा हूँ कि जो डेफिनेशन है और पैथोलॉजी है और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, प्लीज़ इन 3 पे बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए आगे मेडिकल मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर अलग से क्वेश्चन आता है, और नर्सिंग मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट का अभी मैं आपको आगे क्वेश्चन में बताऊंगा कि किस टाइप से हैंडल करना है। अब देखिए आगे अपन बात करते हैं, ये तो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए। अब देखिए दोस्तों मैं एक आपको इस पेज पे ले जाता हूँ, ठीक है। आज तक अपने नर्सिंग के इतिहास में जितनी कितनी भी भाई नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आई है, देखिए मैं इसको एक बार सीधा कर लेता हूँ। तो भाई देखिए आज तक अपने जितनी कितनी भी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आई है वो सब यहाँ पे लिखी हुई है। तो देखिए यहाँ से मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, तो प्लीज़ इनको जरूर पढ़ लेना। और इसको पढ़ने की जो ट्रिक होती है कि भाई किसी भी डिजीज़ की आपको नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लिखनी है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, तो प्लीज़ उसको आप जरूर देख लेना। उसके अंदर आपको सर्जरी सब्जेक्ट्स जो भी कुछ चीज़ होती है, प्रोसीजर्स के अंदर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी होती है, वो सब मैंने आपको बता दी है, तो उससे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखिए अनकॉन्शियस पेशेंट्स, ठीक है, और पेशेंट विथ MI, और अपन देखते हैं इसके अंदर आगे इन्फेक्शन कंट्रोल, ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। और ओटी में वो पूरी ओटी में ही मिक्स हो जाएगा, ध्यान रखना। और अपन आगे देखते हैं यहाँ पे इनफर्टिलिटी के अंदर भी पूछ सकता है, एनेस्थीसिया के अंदर पूछ सकता है। और देखते हैं आगे भाई, और यहाँ देखिए कि पेशेंट ऑन वेंटिलेटर, यहाँ पे देख सकते हो आप कोलोस्टोमी बैग। तो ये सारी जो है मैंने आपको बताई है। देखिए कुछ हेल्थ एजुकेशंस भी यहाँ पे पूछी है, तो हेल्थ एजुकेशन ज़्यादातर नर्सिंग मैनेजमेंट में ही होती है। तो देखिए एक तो ये एडमिटेड मेडिकल ICU, हीमोडायलिसिस आप देख सकते हो,
और पोस्ट कार्डियक सर्जरी, ये भी पूछ सकते हैं अलग से, तो इनको भी आप अलग से थ्रू आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब तक मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। जो भी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन फिक्स है जो जिसके अंदर 4 नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछेंगे, तो वो मैंने आपको बता दी है। और अब देखिए कि किसी भी अदर आपके नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, नर्सिंग केयर आ जाए या फिर रोल ऑफ नर्स आ जाए, तो मैंने एक परफेक्ट ट्रिक है, वो तरीका है, वो बता दिया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लें आप, ताकि आपका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कि अगर आपने MSN के अंदर ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, तो देखिए निधि शर्मा के लेक्चर्स आप देखिएगा। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर, जिसने MSN को इतने अच्छे तरीके से समझाया। तो फिर आज के दिन के आप निधि शर्मा के लेक्चर्स देख सकते हो, जिससे आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा। इसके अंदर नोट्स भी तगड़े तरीके से लिख रखे हैं, बढ़िया प्रेजेंटेशन करके लिख रखे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएंगे और आपकी मैक्सिमम डिजीज़ यहाँ पे कवर हो जाएगी। तो प्लीज़ आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, फास्ट मोड पर देख लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए अपन आगे चलते हैं। निधि शर्मा के वीडियोस आप देख सकते हैं, बहुत मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा। अब देखिए, अगर आपको एनसीपी में प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ आप एनसीपी का ये वाला वीडियो देखना। इसमें आपको एनसीपी फास्टेस्ट तरीके से कैसे बनानी है और क्या क्या प्रायोरिटीज़ है, किस टाइप से बनानी होती है, वो सब है। क्योंकि मैं आपको सही बता रहा हूँ कि नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग केयर और नर्सिंग केयर प्लान कितना अच्छा है, उसी के ही आपको नंबर मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों कि हर डिजीज़ का नर्सिंग मैनेजमेंट ज़रूर आता है MSN के अंदर, और लगभग 40 नंबर का तो यही आता है। और अगर आप इस डोई रूल और डोई प्लस आर रूल से नर्सिंग मैनेजमेंट लिखोगे दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका पेपर आउटस्टैंडिंग जाएगा, भले आपको डिजीज़ पोर्शन नहीं आता है तो भी। और ये ऐसा तरीका है जो लगभग हर डिजीज़ में अप्लाई होने वाला है। तो प्लीज़ आप नर्सिंग मैनेजमेंट का तो ये वीडियो स्किप करना ही मत, इसको पूरा देखना, इसमें आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये वाला है जो नर्सिंग मैनेजमेंट का वीडियो मैंने डाल रखा है, करीबन इसको 1 महीना हो गया है। तो ये देखिए, लगभग मैंने आपको MSN के सारे ट्रिक्स बता दिए हैं। बाकी देखिए, आपको मैं कुछ पर्सनल सजेशंस दे दूं कि नर्सिंग मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस करिएगा। मेडिकल मैनेजमेंट ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सर्जिकल मैनेजमेंट भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ज़्यादातर नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा जाता है, बस आपको मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट में नाम याद करने हैं। और देखिए, बाकी अगर बात करें तो आप डेफिनेशंस और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस और पैथोफिजियोलॉजी पे फोकस करिए। कहीं किसी की पैथोफिजियोलॉजी नहीं मिलती है तो गूगल में जाइए और इमेज में से देख लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।